स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। आप जब भी इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक देखें और वीडियो देखने से पहले अपनी किताब को अवश्य पढ़ लें। जब आप किताब पढ़ लेंगे उसके बाद जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा पाठ एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसके महत्वपूर्ण अंश को देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में अत्यंत प्रसिद्ध हो गया था। समाजवाद समर्थक लोग निजी संपत्ति को सारी बुराइयों की जड़ मानते थे। यानी समाजवादी जो थे, जो समाजवाद को मानते थे, उन लोग का मानना था कि जो निजी संपत्ति है वही सारी बुराइयों की जड़ है। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में कुलीन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि मजदूर, कामगार एवं जनसाधारण की स्थिति बहुत बुरी थी। उदारवादी भी इस विकट स्थिति से मुक्ति और परिवर्तन चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध किया। उनका विश्वास था कि पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति के कानून को समाप्त कर देना चाहिए। यूरोप में समाजवादियों ने अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल नाम की संस्था बना ली। सन 1905 ईस्वी में समाजवादियों एवं ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति और 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति के दौरान रूस की महिला कामगारों ने देश के लिए अपेक्षित श्रम किया। यानी उस समय जब क्रांति हुई थी तो महिलाओं ने ही बागडोर संभाली थी। सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के पश्चात समाजवादियों ने रूस में समाजवादी सरकार बनाई और 1917 ईस्वी में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 1898 ईस्वी में हुआ था, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करती थी। रूस में 1900 ईस्वी में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई। यह पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए प्रयत्नशील थी। सन 1903 में यह पार्टी मेंशेविक और बोल्शेविक में विभाजित हो गई। बोल्शेविक रूस में कामगारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे तथा लेनिन के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। ये लोग समाज एवं सरकार में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी उपायों में विश्वास रखते थे। और मेंशेविक दल में शामिल लोग फ्रांस और जर्मनी की पार्टियों का समर्थन करते थे, जो कि उनके देशों में विधान पालिकाओं के चुनाव में भाग लेते थे। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक मजदूर प्रतिदिन काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने तथा कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस संदर्भ में जनवरी 1905 ईस्वी में जार से याचना करने के लिए पादरी मैपान के नेतृत्व में एक रविवार को जुलूस निकाला गया। लेकिन जैसे ही यह जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस तथा कॉसैक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से अधिक मजदूर इस हमले में मारे गए तथा 300 से अधिक घायल हो गए। यह घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना ने एक घटनाक्रम की शुरुआत कर दी जिसे 1905 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त 1905 ईस्वी को रूस में ड्यूमा का गठन किया गया। 1927-28 ईस्वी तक सोवियत रूस के कस्बे अनाज आपूर्ति की कमी की समस्या को बुरी तरह झेल रहे थे, अतः खेतों के सामूहिकीकरण का निर्णय लिया गया। यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी आंशिक रूप से खेतों के छोटे आकार के कारण थी। रूस में 1929 ईस्वी में सभी किसानों को सामूहिक खेत
अर्थात कोल खोज की जुताई करने को बाध्य किया गया। अधिकतर भूमि तथा यंत्रों का स्वामित्व सामूहिक खेतों को हस्तांतरित कर दिया गया। किसान भूमि पर काम करते तथा कोल खोज का लाभ बांट दिया जाता। रूस 1930 से 33 की खराब फसल के कारण भयंकर अकाल पड़ा। फलस्वरूप रूस में 40 लाख लोग मारे गए। 20वीं सदी के अंत तक सोवियत संघ की एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी। इस पाठ के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द देखिए। उदारवादी, उदारवादी किसे कहते हैं? तो उदारवादी जो है यूरोपीय देशों में प्रायः किसी एक धर्म को महत्व दिया जाता था। रूस के उदारवादी ऐसे देश की कल्पना करते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे तथा सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। पूंजीवाद, यह वह सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों, भूमि, पूंजी, यातायात के साधन, संवाद वहन के साधनों आदि पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता है। बहुसंख्यक जनता जो कारखानों में काम करती है अधिकारों से वंचित होती है तथा उससे अत्यंत दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता है। पूंजीवाद का आधार उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी देश है। रेडिकल रूस को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिससे सरकार देश की जनता के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन करते थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों तथा संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। समाजवाद आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता के लक्ष्य को सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जाती है उसे समाजवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर चंद व्यक्तियों के बदले सारे समाज के स्वामित्व की व्यवस्था को प्रमुखता दी जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में तथा समाज का लाभार्थ होने चाहिए क्योंकि समाज ही वास्तविक स्वामी है। मार्क्सवाद, मार्क्स के अनुसार मजदूरों और पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी हैं तथा पूंजीवाद के अंतर्गत आर्थिक संकट अवश्यंभावी हैं क्योंकि मजदूरों की क्रय शक्ति और कुल उत्पादन में बराबरी नहीं होता। इन संकटों को तभी हल किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त किया जाए तथा उत्पादन व्यवस्था से मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाए। मार्क्स की दृष्टि में मजदूर वर्ग की मुक्ति ही संपूर्ण मानव जाति की सामाजिक अन्याय से पूरी तरह मुक्त कर देगा। सोवियत किसे कहते हैं? तो सन 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति की असफलता के बाद श्रमिकों, कृषकों की प्रतिनिधि सभाओं को सोवियत कहते थे। सोवियत का कार्य आरंभ में हड़तालों आदि का संचालन करना था, लेकिन बाद में वे शक्तिशाली स्थानीय राजनीतिक संस्थाएं बन गईं। सोवियतों के प्रभाव स्वरूप 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति बिना रक्तपात के संपन्न हुई। कोमिंटर्न या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसका गठन पहली और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय की तर्ज पर किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारियों को प्रोत्साहन देने का साधन था। इसे सन 1943 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। फरवरी क्रांति, रूस के जार के पतन की घटना जो 15 मार्च 1917 को हुई को फरवरी क्रांति कहा जाता है क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटित हुई थी। अक्टूबर क्रांति, केरेंस्की सरकार का पतन 7 नवंबर 1917 को हुआ तथा रूस की सत्ता सोवियतों की अखिल कांग्रेस के पास आ गई। 7 नवंबर 1917 को होने वाली इस घटना को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है क्योंकि उस दिन पूरे रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। खूनी रविवार,
ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि खूनी रविवार कब हुआ था या खूनी रविवार क्या है। इसका उत्तर होगा खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए। इस दिन चूँकि रविवार था इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। देश निकाला, अपने ही देश से जबरन निकाला जाना देश निकाला कहलाता है। निर्वासित, अपने ही देश से दूर रहने पर विवश करना। यूरोप में उन लोगों का समूह जो देश में ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थी, वे निर्वासित कहे जाते थे। राष्ट्रवादी, 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में उन्होंने उदारवादियों एवं रेडिकल का समर्थन किया। वे ऐसा देश चाहते थे जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। केंद्रीय शक्तियाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं तुर्की को केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाना जाता है। मताधिकार आंदोलन, वोट देने का अधिकार पाने हेतु चलाया गया एक आंदोलन मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जदीदीवादी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारक जदीदीवादी कहलाते थे। वास्तविक वेतन, यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। नोमड़वाद, नोमड़वाद भी इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों की जीवन शैली जो एक स्थान पर नहीं रहते अपितु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, नोमड़वादी कहलाते हैं। तो ये इस पाठ का महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।